हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी टॉन्सिलिटिस। तो बहुत ही कॉमन डिजीज है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो इसमें इन्होंने बताया कि टॉन्सिल्स प्ले द वाइटल रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। However, when immunity decreases, the tonsils fall prey of the infective organism, thereby resulting in swelling of tonsils। तो टॉन्सिल्स जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अगेंस्ट, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनके खिलाफ, और उनसे प्रोटेक्ट करने को हमारी बॉडी को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इनका बताया जाता है। और जब इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो टॉन्सिल्स जो है वो हमारे होने स्टार्ट होते हैं, और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, टॉन्सिल्स की जो जगह होती है वहाँ पर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनिटी कम होने के कारण ही ये हमारी चीज़ें जो है इस तरीके की उभर कर सामने आती हैं। और बैक्टीरियल, वायरल और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर लीड टू टॉन्सिलिटीज एंड द कॉम्प्लिकेशंस। और जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो वायरल्स हैं, ये हमारी चीज़ें, और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर यानी कि इम्यूनिटी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं की वजह से हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर सूजन हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं गले के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन में दिखा बताया है इन्होंने, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड टॉन्सिलिटिस। तो टॉन्सिलिटिस हम किसको बोलेंगे, जो कि वायरल और हमारे बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल्स के अंदर, उसको टॉन्सिलिटिस बोली जाती है। और इन्फेक्शन के कारण आ जाती है वहां पर सूजन। ठीक है। तो इसमें कारण क्या क्या रहेगा, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया इसका रीजन रहता है, एडनोवायरस इसका रीजन रहता है, रेनोवायरस रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है। तो कुछ वायरस होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ड्यू टू कोज इन्होंने बताया है कि वे ड्यू टू कोज ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ पर होंगे, टॉन्सिल्स के अंदर होंगे। जब टॉन्सिल्स के अंदर आएंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शंस होंगे। जब एंटीबॉडी और एंटी जन की जो हमारा रिएक्शन होगा तो उससे क्या लीड करेगा, वो हिस्टामिन को रीड करेगा। और हिस्टामिन जब हो जाएगा यानी कि एलर्जी जब हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंड्स जो है वो रिलीज होगा। अब इसके होते ही क्या हो जाएगा, जो हमारी इंक्रीज हो जाएगी हमारी ब्लड सप्लाई एरिया टू एडमोस्ट ऑफ टॉन्सिल्स। तो ये हमारी जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई है टॉन्सिल की जगह पर, ये हमारी बढ़ जाएगी। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एब्सेस हो जाएगा, पेरिटोसेलर से एब्सेस हो जाएगा, यानी कि पस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पीप बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा रहता है रीजन टॉन्सिल का, इसीलिए वहाँ पर फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और बहुत सारा एरिया जो है वो हो जाता है वहाँ पर। और इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इन्होंने दिया गया है कि रेड हो जाते हैं टॉन्सिल्स, वो चेक करने हैं, साइज भी बड़ा हो जाता है वो भी चेक करना है। और कुछ भी खाना पीना, कुछ भी निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होती है। और इसमें मॉडरेट ऑफ फीवर यानी कि बुखार वगैरह होना संभव हो जाता है। वॉइस इंप्रूवमेंट हो जाता है, यानी कि बोलने में कमी हो जाती है, बोलते टाइम दिक्कत महसूस होती है। और इसमें टॉन्सिल्स में नूडल्स वगैरह बन जाते हैं, और व्हाइट पैचेज वगैरह बन जाते हैं, सफ़ेद धब्बे वगैरह हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्ट थ्रोट से गले के अंदर खराश होनी स्टार्ट हो जाएगी, और स्नोरिंग से रिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्यूल ब्रीदिंग यानी कि जो हमारी सांस होती है उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाना, स्कार हो जाना। और नो जो रेस्पिरेशन है वो हमारा नोजी हो जाएगा, नाक से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की जो दिक्कत है वो हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोज जब हम करेंगे तो डायग्नोज में देखी जाएगी सीधे पहले साइन और सिम्टम्स तो हमने चेक करने ही करने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, सीधी से देखा जाएगा इसके अंदर, और थ्रोट स्वेब कल्चर जो है वो लिया जाएगा हमारा, ताकि पता लगाया जा सके सारी चीज़ों का। नेक्स्ट इसमें मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक सभी में होते हैं, कॉमन होते हैं, प्रिवेंट करेंगे हमारे इन्फेक्शन को। और इसमें हमारा पेनिसिलिन दिया जाएगा, अमोक्सिसिलिन दिया जाएगा। 2 टैबलेट्स जो है एंटीबायोटिक हमारी इसमें दी जाती हैं। एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक में हमारी कौन सी दी जाएगी, लेवोस्ट्रोजिन्स जो है वो दी जाती है। और एनालाइसिस यानी कि जो दर्द निवारक होती है उसमें नेमोस्लाइड दी जाएगी, पैरासीटामोल दी जाएगी, और इबुप्रोफेन दी जाएगी। तो ये हमारी होती है दर्द निवारक टैबलेट्स जो इसके अंदर दी जाती हैं। तो इसमें हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाती है। सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट में टॉन्सिलिटोमी जो है वो की जाती है। तो इसमें क्या किया जाएगा, टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाएगा सीधा सीधा, ये सर्जरी के अंदर आता है। इंडिकेशन टॉन्सिलिटी में क्या होगा, रिकरेंट टॉन्सिलिटी होती है हमारी, अक्सर अराउंड टॉन्सिलिटी होती है, जो चारों तरफ से फोड़ा वगैरह अगर किसी चीज़ का हो जाता है, और ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी कि सांस लेते टाइम रुकावट पैदा अगर हो रही है, तो हमारी ये इंडिकेशंस होते हैं टॉन्सिलोटॉमी की यानी कि सर्जरी के। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं टॉन्सिलिटीज हमारी होती कहाँ है। तो ये देख सकते हैं हम डायग्राम में वाइट पैचेज नोड्स हैं यहाँ पर हमारे, और ये अव्वल वाला युलावला है, और ये हमारे दोनों तरफ जो है ये स्वेलो हमारे टॉन्सिल्स हैं। ठीक है। और ये हमारा टंग का एरिया, तो ये देख सकते हैं कितने मोटे हो चुके हैं, और यहाँ पर सूजन होने के बाद ये और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे आ जाती है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में वही एज यूजुअल नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। पेशेंट को प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है पेशेंट को वो देनी है।
मॉनिटर करना है टेम्परेचर पेशेंट का, रेगुलर देखते रहना है उसका तापमान, और मॉनिटर करना है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से मॉनिटर करना है, भी सर्दी है तो कितना होना चाहिए, गर्मी है तो कितना होना चाहिए। और एंटीपैरेटिक ड्रग्स जो हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बुखार की जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। और इसमें जो फ्लूड है वो 1.5 से 2 लीटर पर डे जो है ज़रूर लेना है, पेशेंट को देना है। और पेशेंट को गिव रिलैक्सेशन टेक्निक विद द लॉन्ग डीप ब्रीदिंग थ्रू नोज एंड रिलीज इट स्लोली थ्रू माउथ। तो पेशेंट को जो रिलैक्स देने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनकी जो टेक्निक वगैरह है वो आपने सिखानी है कि लंबी लंबी सांसें लेनी है, नाक से सांस लेनी है और माउथ से छोड़नी है। तो इस तरीके की टेक्निक उनको बताओगे, एडमिनिस्ट्रेट कराओगे। एनालाइज द निवारक मेडिकेशन जब वो देंगे जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं। और जो गर्म खाना है वो प्रोवाइड कराओगे पेशेंट को, ठंडा खाना नहीं देना है। और क्या करना है, और आप प्रोवाइड कराना फूड इन स्मॉल पोर्शन बट ओपन सीवियर फूड इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट। ठीक है, तो छोटा छोटा जो फूड्स होता है वो हमारा पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, और हल्का हार्ड फूड नहीं देना है इसमें। और इन्वायरमेंट जो है क्वाइट देना है, यानी कि शांति का एरिया देना, शोर शराबे का एरिया जो है वो नहीं देना है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है जनरल पोस्ट ऑपरेटिव। तो जनरल हमारी पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि हमारे ऑपरेशन के बाद की जो केयर होती है उसमें हमारी जो नर्स है वो क्या देखेगी। तो उसमें सबसे पहले ब्लीडिंग चेक करेगी सर्जरी की साइड से कि किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और चेक करेगी ब्लीडिंग का कलर कि कलर कैसा है, अगर ब्लीडिंग हो भी रही है तो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, हेल्थ एजुकेशन देगी पेशेंट को, और एल्कालाइन या माउथ वॉश होता है या वार्म स्लाइन सोल्यूशन है वो देगी उसके माउथ को साफ करने के लिए। और लिक्विड वगैरह या सेमी लिक्विड डाइट जो होती है वो पेशेंट को कराएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं देनी है, बहुत सॉफ्ट डाइट देनी है, हो सके तो लिक्विड में डाइट उसको देनी है। अवॉइड करना है स्पाइसी हॉट एसिडिक फूड, किसी प्रकार का एसिड का या गर्म या फिर किसी भी तरीके की मसालेदार जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलना है। देना ही नहीं है, बोलना नहीं है, देना ही नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर कि नर्सिंग डायग्नोज जब करेगी इन सब चीज़ों के बाद तो उसमें क्या क्या चीज़ों को देखेगी। सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में देखेगी, उससे रिलेटेड जो पेन है एयरवे के अंदर, ठीक है, क्लियरनेस देखेगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, एयरवे है जहाँ से हमारी एयर आती जाती है सांस लेते हैं उस एरिया में किसी भी तरीके का दर्द तो नहीं है ऑपरेशन के बाद, ये चेक करना है। और सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूर करेगी रिलेटेड टू पेन, अगर दर्द है तो सर्जिकल इंटरवेंशन हस्तक्षेप पेशेंट नर्स ने ज़रूर करना है ताकि वो देख पाए कि किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्लड लॉस हमारा होता है, यानी कि जो खतरा होता है डिफिसिट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज इन इनटेक ऑफ फ्लूड आफ्टर सर्जरी और ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। तो खून के ज़्यादा बह जाने की वजह से या सर्जरी की में होते टाइम तो किसी भी प्रकार की अगर फ्लूड वॉल्यूम्स की कमी है या उससे संबंधित कोई खतरा है तो वो भी चेक करना है। और फियर और एंजाइटी किस चीज़ से रिलेटेड, अनफैमिलियर इन्वायरमेंट अगर है, किसी को जानते नहीं है, सब अनजान है, तो सारा जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डर है, चिंता है तो उसको भी आपने दूर करना है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड रिलेटेड टू डिफिकल्टी एंड स्वैलो फीवर शॉर्ट थॉट। तो हमारा जो बैलेंस जो हमारा न्यूट्रिशन वगैरह पेशेंट को दिया जाता है वो अगर इम्बैलेंस है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को रिक्वायर के हिसाब से अगर बॉडी को नहीं दिया जा रहा है न्यूट्रिशन तो उससे होने वाली जो डिफिकल्टी, जैसे कि बुखार हो रखा है या फिर गले में खराश या कुछ हो रखा है या निगला नहीं जा रहा, उससे रिलेटेड जो उसको रिक्वायरमेंट जितनी है बॉडी को उतना खाना नहीं खा पा रहा पेशेंट, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप देखेंगे। और इसमें हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं उससे रिलेटेड सारा का सारा जो बॉडी का जो तापमान है उससे संबंधित चीज़ें भी आप चेक करेंगे। और इसमें इंप्रेड वर्बल कम्युनिकेशन, अगर बोलने के साथ जो बातचीत का जो कम्युनिकेशन होता है अगर उसके अंदर कमी आ गई है तो उससे रिलेटेड जैसे कि बीमारी है, प्रोसेस है या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, तो इन चीज़ों से संबंधित अगर बोल नहीं पा रहा पेशेंट, कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा है या उसके बोल कर बताने की अगर कमी है तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप समझेंगे, आप पूछेंगे, आप बताएंगे, तो सारी की सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आती है, जैसे डायग्नोज अच्छा होगा वैसे ही ट्रीटमेंट बेटर होगा आपका। तो ये हमारी डिजीज होती है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।